गांव के एक बूढ़े को शहर के कुछ लोग घेर कर खड़े थे। आप बड़े लोगों का हमारे गांव की तरफ कैसा आना हुआ? आपकी नजर में तो हम गंवार हैं ना, बेवकूफ हैं, पिछड़े हुए हैं, ओल जुलूल बातों पर विश्वास करते हैं। दादा, हमसे क्यों नाराज होते हो? हम तो लोकल न्यूज़पेपर से हैं। आपसे वो जो 5 मर्डर हुए थे उसके बारे में जानने आए हैं। अरे बाबू साहब, हमें अकेला छोड़ दो, हम गांव वालों को चैन से जीने दो। हम आपका मजाक उड़ाने आपके शहर नहीं आते, तो आप हमारा चैन छीनने गांव क्यों आते हो? देखें बाबा, हम आपकी पूरी इज्जत करते हैं, बस जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ चोरी हुई थी, यहाँ मौत का नंगा नाच हुआ था, यहाँ आत्माओं के साथ अन्याय हुआ था, जिसके बदले में उन 5 लोगों की जान गई। बाबा, थोड़ा आराम से समझाइए ना। तो सुनो, हमारे गांव में एक प्रथा है, हम मरने वालों को गाड़ देते हैं। यही नहीं, उनके साथ उसके परिवार के कुछ गहने भी उसकी कब्र में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे गांव का विश्वास है कि जब आदमी मर के दूसरी दुनिया में जाता है तो वो अपनी संपत्ति भी अपने साथ वहां लेकर जाता है। इसलिए उसके मरने के बाद उसकी कीमती चीजें उसी की कब्र में डाल दी जाती हैं। हमारे कब्रिस्तान में सबसे पहली कब्र उस इंसान की है जिसकी मौत कहा जाता है 1000 साल पहले हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि वो सारी कब्रों का रक्षक है और कब्र को नुकसान पहुंचाने वालों का भक्षक। हम बचपन से ही इसी गांव में पैदा हुए और रहे, हमें आज तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी रीति रिवाज पर पूरा विश्वास था। पर तुम शहर वालों को लगता है कि हम लोग पिछड़े बेवकूफ़ हैं। वो 5 तुम्हारे जैसे ही शहरी थे। जब उन्हें पता चला कि हमारे गांव में कब्रों के अंदर गहने पड़े हैं, तो 5 के 5 लूटने का मंसूबा बनाकर हमारे गांव आ गए और एक एक करके हर रात किसी न किसी कब्र को लूटने लगे। उन्हें हमारी मान्यता की तो कोई इज्जत नहीं, पर साथ ही किसी बात का डर भी नहीं। हमारे गांव में तो सोते हुए को भी परेशान नहीं किया जाता, पर ये शहरी तो मरे हुए को भी चैन से नहीं रहने देते। उन पैसों के लालच का ये खेल चलता रहा, लगभग 7 दिन लगातार चला। वो 5 कब्रों को लूटते रहे। 8वां दिन अमावस का था और उन सब की शुरुआत उसी दिन से हुई, जब 5 अपना रात का काम निपटा कर वापस लौट रहे थे। तो तभी उन्हें कुत्तों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वैसे तो ये आवाज़ रोज़ आती थी, पर उस दिन कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। तभी उनके सामने एक कुल्हाड़ी आकर गिरी। इस कुल्हाड़ी पर खून लगा हुआ था। जब 5 में से 4 दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा, तो उनके 5वें दोस्त का केवल धड़ बचा था, सर कुछ दूर गिरा पड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कुल्हाड़ी वापस पास में लगे एक पेड़ पर चली गई और उस पेड़ पर एक आकृति दिखाई दी जिसके 4 हाथ थे। चारों हाथों में कुल्हाड़ी थी। उसके बाल और उसका पूरा शरीर सफ़ेद था और उसके बालों से मानो खून टपक रहा हो। ये सब देखकर बचे हुए 4 बदहवास भागने लगे और कार में बैठकर गांव में जो किराए का घर लिया था वहां पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे और दरवाज़ा खोला, तो उन्हें पिशाच सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो बाहर जाते, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और देखते ही देखते कुल्हाड़ी और 2 लोगों के सर काट चुकी थी। अब 5 में से केवल 2 बचे थे। दोनों जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़कर बाहर भागे।
पर दोनों इससे पहले कि अपनी कार में बैठ पाते, एक को कुल्हाड़ी लगी और उसका पूरा शरीर 2 भागों में बट गया। 5वां और इकलौता बचा हुआ आदमी कार लेकर भाग गया। आप शहर वालों को तो जो करना था कर दिया, बाकी तो हमें भुगतना था। हर रात वो पिशाच किसी ना किसी को दिखाई देता और बोलता, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मैं बिना काम खत्म किए अपनी कब्र में नहीं सो सकता। एक अजीब सी बात हो रही थी। वैसे तो गांव वालों को उस पिशाच से डरना चाहिए था, पर वो हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और तो और वो कभी ना किसी का रास्ता रोकता, ना किसी पर हाथ उठाता। वो बस जब कभी किसी को दिखाई देता तो मानो विनती कर रहा है कि जैसे तैसे उसका काम खत्म हो जाए ताकि वो वापस आराम करने जा सके। तभी हमने गांव में एक पंचायत बुलाई। गांव के सारे बड़े बैठे और जब हम सब ने पता लगाया तो पता चला कि ये चोर 5 थे, जिसमें से केवल 4 मारे गए थे। यानी कि पिशाच 5वें आदमी की तलाश में है और जब तक उसकी तलाश खत्म नहीं होगी वो यूं ही भटकता रहेगा और गांव में भी लगातार डर का माहौल रहेगा। और हमें पता था कि आप शहर वाले किसी की इज्जत करें ना करें, पैसों की बड़ी इज्जत करते हैं। तो हमने आप में से ही कुछ लोगों को कुछ पैसे का लालच दिया और देखते ही देखते हमारे पास कुछ चंद पैसों के बदले उस 5वें आदमी को अगवा करके पहुंचा दिया गया। हम सब गांव वालों ने उस 5वें आदमी को बोरे में डाला और कब्रिस्तान में छोड़कर दूर खड़े हो गए। जैसे ही रात हुई हमें किसी के चीखने की आवाज आई। हमें समझ में आ गया कि क्या हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। हमारे गांव में शांति है। आप हमें कातिल कह सकते हैं, पर हमने शक्ति के संतुलन को बराबर किया, जो संतुलन आप जैसे शहर वालों ने आकर तोड़ा था। और देखिए आज आप फिर आ गए। ध्यान रहे, आज अमावस की रात है और आज भी रात होने वाली है। अभी सूरज डूबा नहीं है। आपके पास समय है वापस जाने का। बाकी आपकी मर्जी, पर हम किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के घर की छत से वो कब्रिस्तान अच्छी तरह से दिखता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के 12:30 बजे एक रूम में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। बताओ सोनिया, तुम ट्रूथ लोगी या डेयर? मैं अगर डेयर लूंगी तो तुम लोग मुझे कुछ खतरनाक करने को तो नहीं कहोगे? अरे वो हम कैसे बता सकते हैं, तुम लेकर देख लो। ठीक है, तो मैं डेयर लेती हूँ। ये हुई ना बात। जाओ छत पर से घूम कर आओ, और हाँ, छत पर जो फूल का पौधा है उससे तुम्हें फूल तोड़कर लाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। तुम्हारी छत से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना कल दिन भर हम तुम्हें जो भी काम बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। बताओ तुम्हें क्या मंजूर है, बताओ। इससे अच्छा तो मैं छत पर से कब्रिस्तान देखकर ही आ जाऊंगी। सोनिया छत पर जाती है। उसे वो फूल का पौधा दिखता है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है तो वैसे ही उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है।
वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी डर जाते हैं और वो छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो फौरन मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं। फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर जाने को क्यों भेजा? अरे सॉरी डैड, हमसे गलती हो गई। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अब की बार अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें उस कब्रिस्तान में ही छोड़ाऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, तुम ये बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई? क्या तुम्हें चमगादड़ इतने डरावने लग गए? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। अरे आज तो मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहा। बच्चे घर पर अकेले होंगे। उस दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो गई और उसे ऑटो भी नहीं मिल रहा था। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है वो केवल बातें बना रही है। उसका भ्रम होगा यार। अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है उसने सच में कुछ तो देखा होगा। तो चलो हम जाकर खुद ही देख लेते हैं। कहाँ जाकर? अरे कब्रिस्तान में जाकर, और कहाँ। अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। क्या भाई, तुम इतने से में डर जाते हो? ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। वो सब लोगों का भ्रम है। हम इतने सालों से कब्रिस्तान के बगल में ही रह रहे हैं, आज तक हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। विकी के रोकने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान की ओर चल देता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से कभी यहाँ नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाना दो। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वो अदृश्य हाथ रॉकी को उस कब्र में धकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से कभी यहाँ नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से कभी यहाँ नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज लगती है। ये तो कब्रिस्तान से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। रॉकी भी वहां नहीं होता। वो चारों ओर देखता है। वो घर लौट कर आ जाता है। विकी, रॉकी कहाँ है? पापा, वो मेरे बार बार मना करने के बाद भी रॉकी कब्रिस्तान की ओर चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। क्या? हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में जो शंख में जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान जाते हैं। मनोहर जल छिड़क देता है। उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। उस निशान का पीछा करते हुए मनोहर उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। विकी बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है
श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें उसे जल्दी से निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूं। अंत में कई बार के बाद वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी खून से लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत सीरियस होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में रॉकी और विकी के साथ रहने चला जाता है। एक रात की बात है। मनीष अपनी कैब चला रहा था। उसे किसी सवारी की तलाश थी। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाकर कब्रिस्तान के पास आया और सिगरेट पीने लगा। आज का तो दिन ही खराब है। आज ना कमाई हुई है और ना कोई टिप मिली। और बस तभी कब्रिस्तान का गेट खुलने की आवाज आई और फिर मनीष की गाड़ी का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठ गया। पीछे घूमने की गलती मत करना। मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो। तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा, पर अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। उस सवारी की आवाज इतनी डरावनी थी कि मनीष घबरा गया। वो समझ गया कि वो सवारी कोई इंसान नहीं है। डरा सहमा मनीष परेशान था। उसके पसीने छूट रहे थे। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। जब वो बांद्रा के कब्रिस्तान पहुंचा, उसने जोर से ब्रेक लगाई। उसकी धड़कनें अब तेज तेज थी। डर के मारे वो थरथराने लगा। पीछे मुड़ने की गलती मत करना। कैब का दरवाजा खुला और वो सवारी बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही मनीष ने एक्सेलरेटर दबाया और रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। कब्रिस्तान से काफी दूर आकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और लंबी सांस भरी। शांत होकर जब उसने बैक सीट पर देखा तो वहाँ एक सोने का कॉइन था। वो सवारी कौन थी? कोई इंसान थी या डायन? जो भी थी, मुझे सोने का सिक्का दे गई। उस रात मनीष रात भर उसी सवारी के बारे में सोच रहा था। कल मैं वापस उसी कब्रिस्तान में जाऊंगा। शायद वो सवारी वापस मेरी गाड़ी में बैठे। और सोने के सिक्के के लालच में मनीष वापस उसी कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा। पिछली रात की तरह आज भी कब्रिस्तान का गेट खुलने की आवाज आई और मनीष की कैब का दरवाजा भी खुला। पीछे घूमने की गलती मत करना। मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो। तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा, पर अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। आज मनीष को पिछली रात जैसा डर नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सोने के सिक्के का लालच था। वो अच्छे से गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी बांद्रा के कब्रिस्तान के बाहर लगा दी। पीछे घूमने की गलती मत करना। पिछली रात की तरह वो सवारी उतर गई और मनीष गाड़ी लेकर निकल गया। बैक सीट पर मनीष को फिर से सोने का सिक्का मिला, जो देखकर मनीष बहुत खुश हुआ। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। मनीष दिन भर सोया करता, रात होते ही गाड़ी निकालता और कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच जाता। वो सवारी अंदर बैठकर वही बोलती है। मनीष उस सवारी को बांद्रा कब्रिस्तान छोड़ता है और रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। धीरे धीरे मनीष सिर्फ कब्रिस्तान की सवारी के लिए ही गाड़ी चलाता था। उसके पास काफी पैसे थे। उसने नई कैब खरीद ली थी। ये सब उसका दोस्त दानिश देख रहा था। यार चल, आज गाड़ी नहीं चलानी। नहीं यार, आज मेरा मन नहीं है। पता करना पड़ेगा कि आखिर में मनीष के हाथ कौन से चिराग का जिन्न लगा है। और फिर एक दिन दानिश ने मनीष को अपने घर बुलाया और उसे खूब दारू पिलाई। मनीष को चढ़ चुकी थी। आजकल तू दिखता ही नहीं। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कब्रिस्तान से।
तुझे कब्रिस्तान में कोई खजाना वजाना मिल गया है क्या? नहीं रे, सवारी मिली है। कब्रिस्तान में कौन सी सवारी? दारू के नशे में मनीष ने दानिश को कब्रिस्तान की सवारी के बारे में बता दिया। रोज एक सोने का सिक्का? हाँ। दानिश को कब्रिस्तान की सवारी का राज पता चल गया और साथ ही साथ सोने के सिक्कों का लालच उसके मन में घर कर गया। मनीष जब अपने घर गया तो दानिश ने अपनी योजना बनाई। मनीष रोज 10 बजे उस कब्रिस्तान के गेट पर जाता है। मैं उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। हो सकता है वो सवारी जल्दी बाहर आए और मेरी गाड़ी में बैठे और मुझे सोने का सिक्का दे दे। अगले दिन शाम होते ही दानिश उस कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद दानिश को भी कब्रिस्तान का गेट खुलने की आवाज आई। फिर दानिश की कैब का भी दरवाजा खुला और कोई अंदर बैठ गया। पीछे घूमने की गलती मत करना, मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो, तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा। पर अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। दानिश गाड़ी चलाने लगा, पर दानिश के दिमाग में अलग ही ख्याल आया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई डायन भूत होगी। लगता है इस डरावनी आवाज के पीछे कोई बहुत खूबसूरत हसीना है। शायद आवाज बदलकर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और क्या, भला आजकल डायन चुड़ैल। पीछे घूमने की गलती मत करना। नहीं नहीं, मैं नहीं घूम रहा। दानिश सोच में पड़ गया कि आखिर उसके मन की बात उस सवारी को कैसे पता चली। दानिश गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद दानिश ने सोचा उसे सवारी देखने के लिए पीछे घूमने की क्या जरूरत है। उसने रियर रिवर मिरर को घुमाया और पीछे बैठी हुई सवारी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बचाओ! मैंने कहा था पीछे घूमना मत, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें मेरे साथ कब्रिस्तान चलना होगा। बचाओ! वो डायन दानिश के कार के बोनेट पर आ गई। दानिश ने झट से ब्रेक मारा और वो डायन कांच तोड़कर अंदर आ गई। दानिश के शरीर से उसकी आत्मा निकाल ली और फिर उस आत्मा को अपने साथ कब्रिस्तान ले गई। अगली सुबह मनीष ने दानिश की लाश देखी और वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। आज के बाद मैं कभी कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकूंगा। जरूर दानिश ने उस डायन को देख लिया होगा। कब्रिस्तान की ये सवारी अक्सर अपने शिकार पर निकलती है। चुड़ैल का पोस्टमार्टम। एक गांव से कान्हा अपनी छोटी बहन मानवी के साथ शहर जा रहा है। दोनों की घर पर बूढ़ी माँ है, इसलिए वे अकेले ही शहर जा रहे हैं। कान्हा और मानवी के गांव में कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, इसलिए वो दोनों आगे की पढ़ाई करने मोटरसाइकिल से शहर की ओर जा रहे हैं। दोनों रास्ता भटक जाते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वो जंगल शहर की सड़क पर ही है। वहाँ घना अंधेरा छाया हुआ है और जंगल से एक साथ दो रास्ते कटे हुए हैं। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन से रास्ते पर जाना है। मुझे लगता है भैया हमको इस रास्ते से जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि लेफ्ट वाले से जाना ठीक रहेगा। भैया सीधे सीधे चलो, जरूर यहीं से रास्ता होगा। यही सड़क हमें लेकर जाएगी। मेरा मन कह रहा है कि लेफ्ट वाली सड़क से हम जल्दी शहर पहुँच जाएंगे। भैया मन पागल होता है, मन की इतनी मत सुनो। तभी वहाँ से एक गाड़ी जाती है और वो लेफ्ट रास्ते पर ही चली जाती है। देखो वो गाड़ी भी लेफ्ट ही जा रही है, जरूर रास्ता वहीं से जाता है। हाँ भैया हमें जल्दी से उस ओर चलना चाहिए। कान्हा अपनी मोटरसाइकिल लेफ्ट रास्ते पर ही मोड़ देता है और दोनों एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब तो शहर पहुँच ही जाएंगे। कुछ दूर चलते ही कान्हा की बाइक चलते चलते बंद हो जाती है। ये बाइक भी अभी बंद होनी थी। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं जल्दी ही बाइक को सुधार दूंगा, फिर ये खूब दौड़ेगी। भैया यहाँ कितनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। तुम उन सब चीजों पर ध्यान मत दिया करो। भैया मुझे सच में ही डर लग रहा है। देखो अब तुम मुझे सारा ध्यान इस मोटरसाइकिल को ठीक करने में लगाने दो।
ठीक है भैया। कान्हा अपनी बाइक ठीक करने में लग जाता है। तभी मानवी का ध्यान खुद से 100 मीटर पर खड़ी उसी गाड़ी पर जाता है। मानवी ये देखकर बिल्कुल सहम जाती है, क्योंकि उसे गाड़ी के पास एक बहुत लंबे पैरों वाली चुड़ैल खड़ी दिखती है। मानवी की चीख निकल जाती है, चुड़ैल, चुड़ैल! कहाँ है चुड़ैल? वो देखो भैया, गाड़ी के पास। कान्हा गाड़ी के पास देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बहन, मैं मानता हूँ कि ये घना जंगल है और डरावना भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तू ऐसे डरेगी और मुझे भी डराएगी। भैया, मैंने सच में ही किसी लंबे पैर वाली चुड़ैल को देखा था। अच्छा ठीक है, अब मेरा दिमाग मत खा। पहले से ही इस बाइक ने बहुत मुझे परेशान करके रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया है। कान्हा गुस्से में वापस बाइक ठीक करने लगता है और मानवी डरी सहमी खड़ी है। उसे दोबारा गाड़ी के पास वही लंबे पैर वाली चुड़ैल दिखती है। मैं इस बार भैया से कुछ नहीं कहूँगी, नहीं तो भैया वापस मुझ पर चिल्लाएंगे। कान्हा बाइक में लगा होता है और मानवी चुड़ैल को देखती रहती है। चुड़ैल गाड़ी की तरफ से बाइक की तरफ आ रही है। मानवी को बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो इस बार कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि चुड़ैल ने उसकी आवाज बंद कर दी है। वो बिल्कुल कान्हा और मानवी के पास पहुंच चुकी है, लेकिन कान्हा ने उसकी ओर नहीं देखा और अपना काम कर रहा है। चुड़ैल कान्हा की गर्दन दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तभी मानवी कान्हा को हाथ से धक्का दे देती है और कान्हा की नजर चुड़ैल पर पड़ जाती है, लेकिन कान्हा को चुड़ैल नहीं दिखती, बल्कि एक आदमी दिखता है। हाँ भाई साहब, बोलो। अरे आपकी बाइक में कोई परेशानी है तो आप आ जाओ, दोनों साथ साथ ठीक करते हैं। आपकी गाड़ी में कुछ हो गया है क्या? हाँ, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मुझे अकेले वहाँ डर लग रहा है। तुम दोनों भी वहाँ आ जाओ। चुड़ैल कान्हा से आदमी बनकर बात कर रही है, लेकिन मानवी की आंखों में देखकर मुस्कुरा रही है। मानवी कांप रही है, लेकिन चुड़ैल ने उसकी जीभ बंद कर दी है, तो वो कुछ बोल नहीं सकती। कान्हा बाइक को पैदल ही गाड़ी के पास ले जाने लगा और उसने वहाँ जाकर बाइक को चेक किया तो बाइक चल पड़ी। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। हाँ, मेरी कार भी ठीक हो गई। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद भैया, अब मैं भी जा रहा हूँ। वहाँ तक मैं भी साथ चलता हूँ, क्योंकि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मानवी को सब पता होता है, लेकिन वो लाचार है और कुछ बोल नहीं पाती। कान्हा उसे बाइक पर बिठाकर चलने लगता है। गाड़ी भी उसके पीछे पीछे चलती रहती है। मानवी, क्या हुआ? तुम इतनी देर से चुप क्यों हो? तुम तो कभी चुप नहीं रहती हो। मानवी कुछ नहीं बोलती है। अच्छा, मेरी बहन मुझसे नाराज है। चलो कोई नहीं, कुछ समय बाद खुद ही बोलेगी। मैं जानता हूँ कि मेरी प्यारी बहन अपने भाई से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती है। कान्हा ऐसे बात करते हुए चल रहा होता है, तभी वो देखता है कि गाड़ी उसके बराबर में चल रही है और रोड पर सामने एक महिला जा रही है। वो रोड के बीच में चल रही है। कान्हा बार बार बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला बार बार बाइक के सामने आ जाती है और बाइक से भी तेज स्पीड में चल रही है। कान्हा ये बात बताने के लिए बराबर में चल रही गाड़ी में झांकता है, तो वो देखता है कि गाड़ी वाला आदमी गायब है। कान्हा के होश उड़ जाते हैं। वे मानवी से बोलता है, लेकिन मानवी कुछ नहीं बोल पाती है। कान्हा बहुत घबरा गया है और उसकी बाइक उस महिला पर चढ़ गई। दोनों बहन भाई को चोट लग गई और फिर वो महिला लंबे पैरों की चुड़ैल में बदल गई। उसने एक हाथ से गाड़ी को उठाया और उसे टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया और दोनों भाई बहन का जिंदा होते हुए ही पोस्टमार्टम कर दिया। कान्हा और मानवी ने दम तोड़ दिया और चुड़ैल की हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। चुड़ैल को इससे बहुत खुशी मिली।